लिव इन रिलेशनशिप और अनचाहे गर्भ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय सामने आया है। भारत में पहला केस 1987 में आया। ये केस था बद्री प्रसाद बनाम डिप्टी डायरेक्टर। बरसों लिव इन में रहने के बाद किसी व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा देना न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण चर्चित केस 2006 में आया था लता सिंह बनाम यूपी राज्य कि किसी भी युवती को अपने पेट में अनचाहे गर्भ को रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये कानूनी रूप से सही नहीं है। हमने मोटे तौर पे वेस्टर्न से जो लिव इन रिलेशनशिप आया हमने उसको अपनाया है। जस्टिस नागरत्ना का और उज्जवल भुइया का ये कहना था कि आप 15 साल तक साथ में रहते हैं और 15 साल तक सहमति से साथ में रहने के बाद एक बच्चा होने के बाद उसके बाद अगर किसी पे यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हैं तो ये एकदम तर्क से परे है। सर, अनचाहे गर्भ को लेकर समाज और कानून कितनी स्वतंत्रता जो है वो देती है जो युवतियां हैं उनको? अब स्कूल में कई सारे रिलेशनशिप बन जाते हैं, अब उनको पता ही नहीं है कि इस रिलेशनशिप का अर्थ क्या है। तो क्या इससे महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है और महिलाओं के अधिकार जो इससे छूट रहे हैं? देखिए, स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता की कुछ कीमत भी है। बहुत सावधान रहना होगा युवतियों को तो ये समझ लीजिए कि आपका एक बड़ा हथियार जो था वो हथियार को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ही एक जजमेंट में एक था आने और जाने का रिश्ता। आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे वेदों में भी लिव इन रिलेशनशिप के उदाहरण मिलते हैं। लंबे समय तक साथ रहे, बाद में फिर जो है मेनका स्वर्ग को चली गई। लिव इन रिलेशनशिप और अनचाहे गर्भ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय सामने आया है। बता दें कि जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा कि बरसों लिव इन में रहने के बाद किसी व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा देना न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। वहीं दूसरा केस ऐसा आया जिसमें बताया गया कि किसी भी युवती को अपने पेट में अनचाहे गर्भ को रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये कानूनी रूप से सही नहीं है और उन्हें इसके लिए स्वतंत्र माना गया है। इन्हीं सभी विषयों पर बात करने हमारे साथ अभी मौजूद हैं लंबे समय से पत्रकारिता में रहे, लगभग अनेकों टीवी चैनलों और अनेकों समाचार पत्रों के संपादक रहे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संजय शेखर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। जी नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो चीज़ें चल रही हैं अभी सुप्रीम कोर्ट का नया निर्णय आया है उस पर आज हम बात करेंगे। जो लिव इन रिलेशनशिप है और ये अनचाहे गर्भ वाली बात है उसको लेकर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा सर कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए किसी पर लंबे समय तक रहने के बाद आरोप लगाना उसे तर्कसंगत नहीं माना है। वहीं दूसरा केस आया है सर कि किसी भी युवती को अनचाहे गर्भ को रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये दोनों केस सर आप इसे कितना सही मानते हैं और आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले हैं आज के समय के दृष्टिकोण से। आज क्या है कि भारत जैसे देश में जहाँ पर कि हमारी पारंपरिक मूल्य और पारिवारिक मूल्य बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, वहाँ भी बदलती हुई स्थिति में लिव इन रिलेशनशिप के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये दोनों ही फैसले बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसको संदर्भ हमारे दर्शकों को जानना जरूरी रहेगा। दरअसल ये मामला मध्य प्रदेश का है जहां पर दो लोग करीब 15 साल से साथ रह रहे थे। एक महिला जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो ये दूसरे पुरुष के साथ बिना शादी के 15 साल से साथ में रह रहे थे और उससे एक बच्चा भी हुआ जो अभी 7 साल का बच्चा है। बाद में दोनों में संबंध में किसी वजह से खटास उत्पन्न हुई और जो पुरुष है वो महिला को छोड़ करके और बच्चे को छोड़ करके चला गया। तो ये मामला न्यायालय में पहुंचा और महिला ने उस व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज किया। तो निचली अदालत से होते हुए जो वो मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एफआईआर को रद्द कर दिया और एफआईआर को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि 15 साल तक साथ में रहने के बाद
और उससे एक बच्चा होने के बाद उसके ऊपर आप यौन उत्पीड़न का आरोप नहीं लगा सकते। तो हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में महिला ने किया, और जब सुप्रीम कोर्ट में एक केस रजिस्टर हुआ तो इसकी सुनवाई जस्टिस बी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने की, और उसने हाई कोर्ट के जो फैसले थे उसको बरकरार रखा, और न केवल बरकरार रखा बल्कि लिव इन रिलेशनशिप के जो जोखिम हैं उसकी तरफ बहुत स्पष्टता के साथ अपने जजमेंट में कुछ चीज़ें जो है वो बहुत क्लियर किया। जस्टिस नागरत्ना का और उज्ज्वल भुइया का ये कहना था कि आप 15 साल तक साथ में रहते हैं और 15 साल तक सहमति से साथ में रहने के बाद, एक बच्चा होने के बाद, उसके बाद अगर किसी पे यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हैं तो ये तो मतलब एकदम तर्क से परे है, क्योंकि आप साथ में रह रहे थे, जब तक साथ में रह रहे थे तब तक बहुत अच्छा था, बाद में जो है वो यौन उत्पीड़न हो गया, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, एक अन्य विषय पे नागरत्ना ने ही कहा कि एक दूसरा केस था जिसमें कि अनचाहा गर्भ जो है, आजकल बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे हैं जो कि वो इलीगल कह ले, जो भी कह ले, उसको अलग अलग नाम दे दें, लेकिन युवक युवतियां आपसी संपर्क में आती हैं और कई बार असुरक्षित यौन संबंध होता है जिससे छोटी छोटी बच्चियां गर्भवती हो जाती हैं। बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं जिसमें 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की, 15 साल की बच्चियां शादी से कम उम्र की होने के बावजूद गर्भवती हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में उन बच्चियों को वो बच्चा पैदा करना जरूरी नहीं है, ये स्पष्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आखिर अगर वो बच्चा पैदा करेगी तो उसके पिताजी का नाम क्या होगा, उसका भरण पोषण कौन करेगा, उसको जिंदगी भर जो दंश है वो झेलना पड़ेगा, सामाजिक दंश, उससे कैसे निजात पाएगी, बहुत सारा विषय है। तो इस सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर कोई अनचाहा गर्भ है तो उसको रखना या उसको अवॉर्ड कर देना वो शुद्ध रूप से उस युवती पर निर्भर करता है जिसके गर्भ में वो भ्रूण पल रहा है। तो चाहे तो उसको रख भी सकती है और चाहे तो उसको जो है अवॉर्ड करा सकती है, लेकिन उसको रखने पर बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी भी गरिमा का भी विषय है, आगे उसके भरण पोषण का विषय है, आगे उसको परवरिश देने का विषय है और युवती के बाकी जिंदगी का प्रश्न है। तो इसलिए ये शुद्ध रूप से उसके ऊपर उसकी स्वतंत्रता, उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा। बिल्कुल सर, अगर मैं भ्रूण हत्या की बात करूं, जैसे आपने बताया, तो भ्रूण हत्या को लेकर सर अपराध है एक, तो अभी जो फैसला आया है उसके अनुसार तो स्वयं के अनुसार वो मार सकते हैं उसको, तो इसमें सही कौन है सर? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि अपराध रहा वो कि नहीं रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला ले लिया है। नहीं, एक्सेप्शन हर एक चीज में होते हैं। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट ने बहुत सारे पहले भी भ्रूण हत्या के, और भ्रूण हत्या क्या 7 महीने के 6.5 महीने 7 महीने तक भी अबॉर्शन कराने के बहुत सारे केसेज हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने और बाकी कोर्ट ने निर्णय दिया है। वो डिपेंड करता है परिस्थितियां, कौन सी परिस्थिति है। ये जो जिसका डिफिनीशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो एक्सेप्शनल केस है। अब कोई बच्ची 12 साल की है, उसको पता ही नहीं है कि सेक्स क्या होता है, उसको पता ही नहीं होता है कि रिलेशनशिप क्या है, वो बहुत ही अनमिच्योर है, उसको बच्चे की जिम्मेदारी उठाने की अभी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, वो बच्चे की जिम्मेदारी कहां से उठाएगी। और ये भी पता नहीं है कि उसका वो किसका बच्चा है, कई बार ऐसा भी स्थिति होती है।
है भी तो अगला उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो समस्या है उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन एक्सेप्शन केस, अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो ये शुद्ध रूप से उस युवती पर, उस लड़की पर, उस औरत पर निर्भर करेगा कि वो उसको रखना चाहती है या उसको अवॉर्ड कराना चाहती है। बिल्कुल सर। सर, अनचाहे गर्भ को लेकर समाज और कानून कितनी स्वतंत्रता जो है वो देती है जो युवतियां हैं उनको? देखिए, ऐसे तो अगर सामाजिक परिवेश की बात करें तो अबॉर्शन की हजारों केसेज होते हैं जो किसी को पता नहीं चलता है और हो जाते हैं अनचाहे गर्भ के संदर्भ में। और उसमें कई बार बहुत जोखिम भी रहता है, बहुत सारी युवती की जान भी चली जाती है, बहुत सारी लड़कियां उसमें मारी जाती हैं। लेकिन चुनौतीपूर्ण तो है क्योंकि इस तरह की स्थितियां, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस युवती जो सर्वाइवर है कहीं, अब जैसे सपोज करो किसी का रेप हो गया, रेप के बाद अगर उसकी स्थिति बनती है, हालांकि आजकल तो इतने उसके अपील्स और बाकी सारी चीज़ें आती है कि उससे बचा जा सकता है, लेकिन अगर अज्ञानतावश, असावधानीवश अगर वो मान लो कि कल को वो भ्रूण में परिवर्तित हो गया, तो किसी रेप सर्वाइवर को आप उस भ्रूण को जन्म देने के लिए विवश तो नहीं कर सकते। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक्सेप्शनल केस, अब स्कूल में कई सारे रिलेशनशिप बन जाते हैं, अब उनको पता ही नहीं है कि इस रिलेशनशिप का अर्थ क्या है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसको रखना और फिर वो बच्चा होगा उसकी परवरिश करना, आगे का भविष्य, वो बहुत हमारा भारत में जैसे समाज है वो उसको एक्सेप्ट करने की स्थिति में अभी नहीं है। तो अगर कोई अपने बच्चे को जन्म दे ही देती है तो उसके लिए पूरा जीवन दुभर हो जाएगा। और जो हायर एलिट क्लास है उसमें तो लेते हैं, बच्चे ले लेते हैं, लेकिन सामान्य जो 90% आबादी है उसमें अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मुझे लगता है बहुत जायज़ है। बिल्कुल सर, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जायज़ है, लेकिन दोनों मामलों को अगर हम देखें तो क्या इससे महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है और महिलाओं के अधिकार जो है इससे छूट रहे हैं? नहीं, दूसरी तरफ तो महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा है। जहां पहले संदर्भ में बात है लिव इन रिलेशनशिप में, तो लिव इन रिलेशनशिप को आपको समझने की ज़रूरत होगी कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप जाते हैं, लिव इन रिलेशनशिप का आप जरा इतिहास देखेंगे तो इतिहास क्या है। हमने मोटे तौर पे वेस्टर्न से जो लिव इन रिलेशनशिप आया है हमने उसको अपनाया है। और वेस्टर्न का क्या है, वेस्टर्न में शादियां चलती नहीं हैं। एक आदमी जो है आज शादी करता है, 2 साल बाद डिवोर्स दे देता है, फिर दूसरी शादी करता है, फिर 3 साल बाद दूसरा डिवोर्स दे देता है, 4-5 शादियां कर लेता है, ठीक है। और वेस्टर्न में क्या है कि कानून इतने टफ है कि आपको शादी करने के बाद डिवोर्स लेने की भी वहाँ प्रक्रिया है, वो भी है, तमाम सारी चीज़ें। तो पश्चिम में एक ये आया कि भाई चलो हम इन सारी झंझटों से मुक्त रहें, अब शादी कर लिए हैं तो शादी के दायित्व हैं, पारिवारिक दायित्व है, सामाजिक दायित्व है, बच्चों के पत्नी के भरण पोषण का दायित्व है, तमाम सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप में फ्री है, कोई दायित्व नहीं है। कल को अगर साथ में नहीं रहने का मन हुआ तो हम निकल के जा सकते हैं, हमको ये कोर्ट कचहरी डिवोर्स के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 आदमी आपसी सहमति से अपने साथ, और आज का जो वर्क कल्चर है, जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह का स्ट्रेस है, जिस तरह का पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन और मार्केटाइजेशन हो रहा है, उसमें ये पश्चिमी देशों में काफ़ी मुफीद लगा। और पहले पश्चिमी देश ने काफ़ी इसको एक्सेप्ट किया, वहाँ तो बहुत आम बात है। फिर भारत में आया, भारत में पहला केस 1987 में आया, और ये केस था बद्री प्रसाद बनाम डिप्टी डायरेक्टर, और उसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता दी। और
उसके बाद एक दूसरा महत्वपूर्ण चर्चित केस 2006 में आया था, लता सिंह बनाम यूपी राज्य। और ये दोनों प्रारंभिक उदाहरण हैं भारत में जब लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई। और तब से जो है 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जीने के अधिकार के तहत मान्य है। मतलब किसी व्यक्ति को जो जीने की स्वतंत्रता है उसमें ये भी स्वतंत्रता है कि दो बालिग लोग आपसी सहमति से एक साथ पति पत्नी की तरह रह सकते हैं और उसको आप नहीं रोक सकते। तो ये दे दिया, लेकिन ये है क्या, और इसकी अगर पूरी व्याख्या करेंगे, जिस तरफ आपने कहा कि कितनी सुरक्षा और कितना विषय है, तो इसमें सिर्फ यही है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का जो अधिकार है उसके तहत इसको मान्यता दी गई है। और लंबे समय तक अगर आप साथ में रहते हैं तो भरण पोषण का भी अधिकार है उसमें, लेकिन वो महिला संरक्षण जो अधिनियम है उसके तहत है, दूसरा नहीं है। और तीसरा, बच्चों को संपत्ति का भी अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार कितना है कि माता और पिता ने जो संपत्ति बनाई है केवल उस संपत्ति में बच्चे का अधिकार होगा। अगर लिव इन रिलेशनशिप से अगर वो बच्चा पैदा हुआ है तो उसको पैतृक संपत्ति जो है उस पर अधिकार नहीं होगा, ठीक है। केवल माता और पिता ने जो संपत्ति बनाई है उसी पर अधिकार होगा। लिव इन रिलेशनशिप से जो बच्चा पैदा हुआ है उसको पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। उसके दादा दादी और खानदानी जो प्रॉपर्टी है उसमें वो उसका वारिस वो नहीं होगा। तो ये एक बड़ा खतरा है। दूसरा ये है कि आपको जो भारतीय परंपरा के तहत और भारतीय जो वैवाहिक कानून है उसके तहत जो संरक्षण मिलता है वो संरक्षण लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को नहीं मिलता है। आप ये नहीं कह सकते कि कल को जो है हमको सारी फैसिलिटी मिले, सब कुछ उसी तरह से मिले, ठीक है। भरण पोषण का अधिकार भी जो शादी करने के बाद महिलाओं को जो प्राप्त होता है उस तरह का भी भरण पोषण का अधिकार जो है लिव इन रिलेशनशिप वाले को नहीं मिलता है। वो भी अधिकार आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए, स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता की कुछ कीमत भी है। आप शादी के वैवाहिक बंधन में नहीं बंधना चाहेंगे, उसकी जिम्मेदारियों से बचना चाहेंगे और आप चाहेंगे कि नहीं आपको सारे अधिकार मिल जाए, तो वो नहीं होने वाला है। आपको जोखिम हमेशा आपके साथ रहेगा कि आप जिसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं वो कभी भी छोड़ करके जा सकता है, वो कभी भी आपसे अलग हो सकता है और आप उसके खिलाफ अपने संरक्षण, अपने भरण पोषण, अपने संपत्ति का अधिकार और ये नहीं लगा सकते उसके ऊपर। और ये सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा डिसीजन है उसके बाद तो और भी स्पष्ट हो गया है। महिलाओं के लिए बहुत सहज अधिकार, सहज एक हथियार होता था। अधिकार क्या, इसको हथियार कहें, कि कुछ नहीं हुआ तो आप लगा दो एक्सप्लॉयटेशन, यौन शोषण का। और यौन शोषण का ऐसा केस होता था कि उसमें पुरुष फंस जाते थे, बाद में हार करके जो है उनको कोई ना कोई समझौता करना पड़ता था, प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा देना पड़ता था, बहुत सारी बातें थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया है और जो डिफिनेशन दे दिया है उसके बाद तो मैं कहता हूँ कि बहुत सावधान रहना होगा युवतियों को और जो साथ में रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनको, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट है कि आप अगर उसमें जा रहे हैं, आज़ादी चाहते हैं आप, तो आपको इसका जो जोखिम है वो भी उठाना पड़ेगा। हो सकता है आपको कल छोड़ करके कोई चला जाए और आप उसको कुछ ना कर पाए। बिल्कुल सर, आपने सावधान रहना होगा, एक बात कही है। तो सावधानियों की अगर बात करें तो महिलाओं और युवतियों को जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनको क्या सीख में मतलब होनी चाहिए और क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए इसमें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आपको तो बहुत जो भी युवतियां लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं
और युवक रह रहे हैं, वो युवतियों को तो ये समझ लीजिए कि आपका एक बड़ा हथियार जो था, वो हथियार को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। वो हथियार ये था कि आप जो है यौन शोषण का आरोप लगा करके किसी को एक्सप्लॉइट कर लेंगे, किसी को ब्लैकमेल कर लेंगे, वो अब नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया है। तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले, अच्छा इसमें दूसरा जो इसका एक दूसरा पक्ष है, दूसरा पक्ष ये है कि इसका नाजायज फायदा भी उठाया जा सकता है और बहुत सारे आपराधी किस्म के जो पुरुष है, युवक है, वो महिलाओं के साथ लंबे समय तक रह करके और वहाँ से भाग सकते हैं, निकल सकते हैं, क्योंकि कोई भी जजमेंट का वो फायदा उठाया जाता है। इसका निगेटिव एस्पेक्ट भी होता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है। तो युवतियों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर आज़ादी में रह रहे हैं तो इसमें दोनों की आज़ादी है, केवल आपकी आज़ादी नहीं है। आप वैवाहिक बंधन में नहीं बंध रहे हैं, मतलब ये है कि दोनों में से कोई कभी भी कहीं जा सकता है, दोनों आज़ाद है। जब तक सहमति है तब तक साथ है, जिस दिन सहमति नहीं होगी उस दिन दोनों दो तरफ जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ही एक जजमेंट में एक था आने और जाने का रिश्ता, एक जजमेंट का कोर्ट है, जब कोर्ट ने कहा था कि आने जाने का संबंध है, आ जाओ चले जाओ। तो ये आने जाने का जो संबंध है, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आप अगर सोचते हो कि नहीं ये प्यार है, तो ये प्यार और आप सोचोगे कि हमेशा बंधा रहे, तो आपको जोखिम इसका उठाना पड़ेगा। हो सकता है आपको लगता होगा कि नहीं हम जीवन भर ऐसे ही रह लेंगे आज़ादी से, लेकिन अगला रहेगा नहीं रहेगा ये तय नहीं है, और उसको आप बांध भी नहीं सकते उसमें। अगला हो सकता है 1 साल में आपसे छोड़ करके चला जाए, हो सकता है 5 साल में छोड़ करके चला जाए। तो ये जोखिम है और इससे युवतियों को समझने की जरूरत है। हाँ, एक इसमें लीगल एक इसका सॉल्यूशन है। आजकल लिव इन रिलेशनशिप का एक बॉन्ड बनता है, एग्रीमेंट बनता है। तो अगर कोई युवती और युवक लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो दोनों के लिए बेहतर है कि लिव इन रिलेशनशिप का एक एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट पहले तैयार कर लें। उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो कि भाई किन टर्म कंडीशन पे दोनों साथ में हैं। अगर इतनी ही वो चाहते तो, नहीं तो आने जाने का रिश्ता अगर बना करके कोई भी रहना चाहता है, जाना चाहता है, तो वो तो है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि ये लिव इन रिलेशनशिप कोई नई धारणा नहीं है। आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे वेदों में भी लिव इन रिलेशनशिप के उदाहरण मिलते हैं। आप उसको लिव इन रिलेशनशिप का नाम नहीं देंगे, और कई लोग मेरी बात उससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखेंगे, बल्कि कहेंगे कि ये कहाँ से आप ले आए कि हमारे वेदों में लिव इन रिलेशनशिप था। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप क्या है? लिव इन रिलेशनशिप ये है कि बिना शादी के 2 बालिग व्यक्ति पति पत्नी जैसे रह सकते हैं। मैं वेदों के 3 उदाहरण दूंगा, ठीक है, और उसको आप अध्ययन करेंगे और हमारे दर्शक देख रहे हैं तो उसका अध्ययन करने के बाद उनको पता चलेगा। सबसे पहला उदाहरण है मेनका और विश्वामित्र का। विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे थे, ठीक है, ब्रह्म ऋषि बनने के लिए। इंद्र को डर हो गया कि विश्वामित्र अगर ब्रह्म ऋषि बन जाएंगे तब तो वो पूरे ब्रह्मांड पे राज करेंगे। तो इंद्र का सिंहासन डुलने लगा। तो उन्होंने मेनका को विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा, और विश्वामित्र मेनका पर मोहित हो गए। मोहित होने के बाद फिर उनकी तपस्या भंग हो गई। फिर मेनका और विश्वामित्र लंबे समय तक बिना शादी के साथ रहे, और उनसे एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम हुआ शकुंतला, ठीक है।
लंबे समय तक साथ रहे। बाद में फिर जो है मेनका स्वर्ग को चली गई, ठीक है, लेकिन लंबे समय तक साथ रहे और उनकी पुत्री पैदा हुई। एक उदाहरण। दूसरा, इसी का अगला करिए, शकुंतला और दुष्यंत। ये भी हमारे शास्त्रों में है, वेदों में है उल्लिखित। इनका गंधर्व विवाह हुआ था, ठीक है। हालांकि हमारे शास्त्रों में गंधर्व विवाह को विवाह की ही मान्यता मिलती है, लेकिन आज के संदर्भ में अगर कहा जाए तो उसी तरह का संदर्भ था। दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा थे। शकुंतला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेनका और विश्वामित्र की पुत्री थी। बाद में वो ऋषि कण्व के यहाँ रहती थी। ऋषि कण्व ने उनका लालन पालन किया था। दोनों में प्रेम संबंध बनते हैं और शकुंतला और दुष्यंत का विवाह हो जाता है, गंधर्व विवाह। दोनों साथ में रहते हैं। बाद में फिर इनके बिछड़ने की कहानी है, वो होने की कहानी है। और एक महान कृति है कालिदास की, अभिज्ञान शाकुंतलम। उसमें बहुत व्यापक वर्णन मिलता है इसका। तो ये संबंध भी जो है मोटे तौर पे अगर कहा जाए तो उसी तरह का है। हालांकि उसमें क्या होता है कि बाद में जो है दुष्यंत जो है वो शकुंतला को भूल जाती हैं, क्योंकि ऋषि दुर्वासा का एक शाप था शकुंतला को कि वो जिसको बहुत याद करती है वो उसको भूल जाएगा। तो दुष्यंत भूल जाता है। बाद में फिर दुष्यंत को पता चलता है, उसको एक अंगूठी देती है, वो अंगूठी उसको मिलता है, तो फिर उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। फिर वो शकुंतला को वो करते हैं। और उसका इतिहास यहाँ तक जाता है कि आपको उनसे जो पुत्र पैदा होता है भरत, बाद में उसी के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ता है। तो बहुत लंबी और बहुत रोचक कहानी है और अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका बहुत ही विस्तार से उल्लेख है। तो एक दूसरा उदाहरण। तीसरा महत्वपूर्ण उदाहरण एक और है, वो है चंद्रवंशी राजा पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी। उसमें भी दोनों, दरअसल उर्वशी जो थी वो स्वर्ग की अप्सरा थी, इंद्र के यहाँ की। और इन दोनों में ये चंद्रवंशी राजा जो है पुरूरवा, वो उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं। और मोहित होने के बाद फिर दोनों का संबंध बनता है, दोनों साथ में रहते हैं। और इस शर्त पे साथ में रहते हैं कि उसमें 2-3 शर्तें थी। और एक शर्त उसमें ये भी था कि कभी संसर्ग के अलावे पुरूरवा जो है उर्वशी को नग्न अवस्था में नहीं दिखेंगे। बाद में गंधर्वों ने उसमें एक चाल चली, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि रात के अंधेरे में दोनों का जो है संसर्ग के बाद का समय था, जब वो नग्न था पुरूरवा, तो उस समय गंधर्वों ने बिजली पैदा कर दी, बिजली चमका दी। तो उस समय उर्वशी ने उसको पुरूरवा को देख लिया नग्न अवस्था में, और उसके बाद फिर वापस चले गए। तो ये कहानी है। और इसकी रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है उर्वशी, उसमें बहुत व्यापकता से इसका वर्णन किया गया है। तो ये है, ये कोई नई बात नहीं है और इसको मान्यता मिली है। हालांकि वो तीनों उदाहरण भी ऐसा है कि आने और जाने का उदाहरण है। तो आने और जाने आज भी चलता है और उस जमाने में भी आना और जाना चलता था, ठीक है। तो ये सृष्टि की एक सामान्य बातचीत है, सामान्य धारणा है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ आपको बहुत सारे जोखिम उठाने पड़ते हैं। और जोखिम ये लिव इन रिलेशनशिप में हमेशा रहता है। बिल्कुल सर, आपने बताया कि वेदों में भी इसके प्रमाण मिलते हैं, लेकिन भारतीय समाज अभी भी इसको नहीं मानता, क्योंकि भारतीय समाज की जो सोच है अभी भी उसकी इस मामले में बटी हुई है। तो इसे आप कैसे देखते हैं
और क्या ऐसे मामलों के बाद, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट के बाद, इनमें कोई प्रभावित मतलब ये होंगे, ये सोच? देखिए, भारत की आज की नहीं, क्या वैदिक काल में भारत का पूरा समाज एक था क्या? क्या उस समय संघर्ष नहीं होते थे? दैव और दानव का संघर्ष तो छोड़ दीजिए, दैवों के बीच संघर्ष नहीं होते थे क्या? देवों में ईर्ष्या नहीं थी क्या? वो सतयुग का काल था, उस समय क्या कमियां नहीं थी क्या? उस समय गलतियां नहीं होती थी क्या? उस समय अपराध नहीं होते थे क्या? आप वेदों में देखिए, भरे पड़े हैं, ठीक है, और हर तरह के अपराध, ठीक है। तो देखिए, ये सृष्टि जब से शुरू हुई है और जब तक रहेगी, तब तक अच्छाइयां और बुराइयां दोनों रहेंगी। तो आपने जो सवाल किया कि इसको भारतीय समाज नहीं मानता है, ऐसा थोड़े है। अब तो बड़े शहरों में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग। और छोड़ दीजिए, मैं आपको कहता हूं, आप बस्तर, हमारा बगल में, हम छत्तीसगढ़ में बात कर रहे हैं, रायपुर में, बस्तर में जो अबूझ मारिया समुदाय है, ट्राइबल, पीवीटी में आते हैं, संरक्षित जनजातियों में, उनके बीच में घोटुल परंपरा होती थी। घोटुल परंपरा में उनका प्रेम बहुत स्वच्छंद होता था। वहाँ एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे के साथ फिर उनका जो है, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, बहुत चर्चित रही और बहुत वो हुआ। हालांकि उसमें थोड़ा जिस तरह से फिल्माया गया था वो बहुत उचित नहीं था, उसको एक ओपन सेक्स का अड्डा बना दिया गया था। वो ओपन सेक्स का अड्डा वो बिल्कुल नहीं था। उसको दूसरे तौर में हम कह सकते हैं कि आदिवासियों का एक बहुत बड़ा गुरुकुल हुआ करता था, जहाँ दोनों बहुत कुछ सीखते थे, जीवन कैसे जीना है वो। लेकिन वहाँ पर जो यौन संबंध है उसमें बहुत स्वच्छंदता थी। अपने प्रेम करते थे, उनके बाद उनके संबंध डेवलप होते थे, लंबे समय तक साथ रहते थे, फिर शादी कर लेते थे। यहाँ का उदाहरण है। बहुत सारे लोग शादी करते भी नहीं थे, साथ में रह लेते थे। हालांकि ये बस्तर का उदाहरण नहीं है, बस्तर में शादी करते थे, लेकिन ऐसे बहुत सारी उदाहरण देश में मिलते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, इसके जोखिम है और समाज में तरह तरह की चीजें रहती है। एक वर्ग किसी चीज को स्वीकार कर सकता है, दूसरा वर्ग नहीं स्वीकार कर सकता है, और उसमें अंतर भी है। हमारा समाज का जो पूरा ताना बाना है वो एक ही तरह का है क्या? आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखिए कितना अंतर है, शैक्षणिक स्थिति को के दृष्टिकोण से देखिए कितना अंतर है, सामाजिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखिए कितना अंतर है। हायर एलिटेड क्लास में बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। आपको गांव में और हमको लगेगा कि ये क्या हो गया, लेकिन मुंबई में, पुणे में, बेंगलोर में, दिल्ली में ये बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सामान्य बात है। तो हमको उस दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा चीज़ों को, लेकिन आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और जो रिलेशनशिप में अगर आप रह रहे हैं और उसमें एक्सपेक्टेशन अगर आपका है और लंबा चलने का एक्सपेक्टेशन है, तो आप शादी कर लीजिए और वैवाहिक बंधन में रहिए। और अगर नहीं, आप जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं, पूरी आज़ादी आपको चाहिए, आप किसी बंधन को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं, तो इस जोखिम को भी उठाने के लिए तैयार रहिए कि कल जिससे आप बहुत दिल लगा करके जिसके साथ रह रहे हैं, जिसको आपने सब कुछ अपना सौंप दिया, वो कल आपको छोड़ के जा भी सकता है। इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल सर, वैसे तो आपने अंतिम संदेश दे दिया है, पर एक बार मैं फिर से पूछना चाहूँगा कि अंतिम संदेश क्या होगा आपका उन युवाओं के लिए जो अभी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और जो आगे रहना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के ये ताज़ा जो हालिया निर्णय आया है
उसके बाद बहुत स्पष्टता हो गई है और युवक युवतियों को इस बात को सोचना चाहिए, जो मैं अभी लास्ट सेंटेंस कह रहा था, कि ये आने जाने का रिलेशन है और आने जाने का जोखिम आप वहन करने की स्थिति में हैं तो रहिए। ठीक है, आप सोचते होंगे हो सकता है दोनों में से किसी एक को बहुत अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित दूसरे पे कर दिया हो और सोचता हो कि पूरा जिंदगी हम साथ में रहेंगे, लेकिन दूसरा कल को निकल के चल देगा, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप है, आना जाना है। तो भाई आने जाने के लिए अगर आप तैयार हैं तो भाई आप रहिए, और नहीं तो आप वैवाहिक बंधन में बंधिए, जहां पर आपको बहुत सारी जो है भविष्यगत सुरक्षा मिलेगी। यहां आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, ये समय है जब आपको रहना है और आज़ादी से रहना है, तो कम से कम एक जो एग्रीमेंट होता है, एक बॉन्ड होता है लिव इन रिलेशनशिप का, उसको जरूर बना लीजिए, ताकि दोनों में से कल किसी को एक्सप्लॉइट न कर सके। ठीक है, ये ना कहे कि हमने तो ये वादा किया था, हम तो इस टर्म कंडीशन पे थे, ठीक है, हमसे वादा किया गया था कि 6 साल बाद शादी कर लेंगे, हमसे वादा किया गया था कि हम अपनी संपत्ति का पूरा जो है हक आपको देंगे, आदि आदि बाद में जो समस्याएं आती है वो ना आए। इसलिए आप बेहतर है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं तो एक एग्रीमेंट तैयार करके रहिए, ताकि भविष्य में दोनों के लिए बेहतर रहेगा और दोनों की सुरक्षा रहेगी। बिल्कुल सर। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर संजय शेखर जी, जिन्होंने लिव इन रिलेशनशिप और अनचाहे गर्भ जैसे जटिल और संवेदनशील मुद्दों पर अपने विचार रखे हैं और आपके साथ वो विचार उन्होंने साझा किया है। ऐसे ही अलग अलग चर्चाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। और ऐसे ही चर्चाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमें कमेंट करके अपनी राय इस पर जरूर बताएं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी हम मौजूद हैं, वहां भी हमें फॉलो करें। नमस्कार।